हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज हम देखेंगे एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ दिया हुआ है कोष्टक पे, आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो, है ना। तो यहाँ बॉक्स में लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, वह आप देख के और एक साइड उनको छाट के लिख सकते हैं। इस साइड कोष्टक में, यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है वन जंतु या पादप, और एक साइड दिया हुआ है संकटापन। ठीक है, तो आप यहाँ से छाट के इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो यदि वन विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक अभयारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं। तो एक अभयारण्य में, है ना, एक जंगल में काला हिरण है, सुनहरी बिल्ली है, घड़ियाल है तथा गेंडा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे या क्या दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है वनस्पति जात, ऑप्शन बी प्राणी जात, ऑप्शन सी पारितंत्र, ऑप्शन डी संकटापन स्पीसीज। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकटापन स्पीसीज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है, तो वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है वह देखेंगे। तो ऑप्शन ए दावानल, ऑप्शन बी भीषण सूखा, ऑप्शन सी भूस्खलन, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, है ना। तो इसमें ए और बी दोनों, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक उन्मूलन का कारण है, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसको हमको सही मिलान करना है। ठीक है, तो विशालकाय गिलहरी का मिलान हो जाएगा स्थानीय प्रजाति से। ठीक है, और पक्षी अभयारण्य का हो जाएगा भरतपुर से, वनों की कटाई का वनोन्मूलन से, है ना, और उपजाऊ भूमि का मरुस्थलीकरण से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी थर्ड नंबर पे जाके ए थर्ड नंबर पे मिला है, और बी फर्स्ट नंबर पे, सी फोर्थ नंबर पे, और डी सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन्य जीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला है उसमें आ जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, है ना। अब आ जाएगा सेकंड में वनोन्मूलन। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा रेड डाटा बुक, और फोर्थ में आ जाएगा वनस्पति जात, और 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका 5th नंबर का है पेड़ों। ठीक है, तो खाली स्थान देख के अच्छे से भर लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 30।
तीसरा है ना, प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों को क्यों बनाए जाने चाहिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर दिया हुआ है वन्य जीव अभयारण्य को विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, यदि वनस्पति प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर देखिएगा, यदि वन प्राणियों का संरक्षण न किया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन उत्पन्न, पारिस्थितिक जो तंत्र है ना उसमें पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे संपूर्ण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 5, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों। तो इसका आंसर देखिएगा, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक इसलिए है क्योंकि आवास के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका दिया हुआ है यहाँ पर 6, चिड़ियाघर और वन्य जीव अभयारण्य में कोई 2 अंतर लिखिए, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर आपका चिड़ियाघर का देखेंगे, यहाँ प्राणी कृत्रिम आवास में रहते हैं और यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला वन्य जीव अभयारण्य में, है ना, वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे, यहाँ जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं और यहाँ खुद शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, है ना। फिर वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, और वनों की कटाई में रोक लगा सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी चैनल पे न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, तो जो भी वीडियो डालेंगी वो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है ना। तो प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव जाति जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। इसका उत्तर देखिएगा, बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी मात्रा में जंगल का विनाश हुआ है। मानव स्वयं की जरूरत को पूरा करने के लिए वनों की कटाई करते हैं, वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं और वन कटाई से जंतुओं के आवास पर बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर प्रभाव पड़ता है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाएं तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, निम्न पर क्या प्रभाव होगा वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य पर, ठीक है, यहाँ पर पहला प्रभाव देखेंगे मनुष्य पर। तो मनुष्य को, इसका उत्तर देखिएगा, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ से मनुष्य को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अगर वन समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी, है ना, और फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रभाव देखेंगे किस पर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका अगला प्रभाव पर्यावरण पर, है ना। पर्यावरण पर जो प्रभाव है वह देखते हैं। इसका उत्तर देखिएगा,
पृथ्वी पर वन का विनाश होने से प्राकृतिक संतुलन में बाधा होगी, वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा और वातावरण में CO2 की गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10। यदि ध्रुवी भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर। ध्रुवी भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाने पर वह अपना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि ध्रुवी भालू ठंडे वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं और सतपुड़ा का वातावरण गर्म होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 11। पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये सारे संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं, बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर देखिएगा, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं ना। तो हम देखेंगे उत्तर इसका, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, भोजन की तलाश में ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं अगला यहाँ पर दिया हुआ है, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण दिया हुआ है, चील है, हंस है और स्वेलो है ना। और यहाँ पर एक और आ जाएगा साइबेरियन, है ना। साइबेरियन पक्षी भी प्रवासी पक्षी होते हैं, है ना, जो दूर से आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 12। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण है, तो इसका हमको कारण देना है। तो इसका उत्तर देखिएगा, इसका कारण है कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों को सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और शिकार के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधि कम होती है, जिससे बाघों की आबादी में मदद मिलती है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 13 है, ठीक है। किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिएगा, हरे पौधे समाप्त होने पर शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे लंबी आबादी में कमी आएगी। यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र में अनुकूलन पैदा करेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिएगा, मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारी जीवों का शिकार बढ़ जाएगा, जिससे शाकाहारी जीवों की संख्या में कमी होगी और पारिस्थितिक तंत्र अनुकूलित हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिएगा, शाकाहारी जीवों के समाप्त होने से मांसाहारी जीवों के लिए भोजन में कमी आएगी, जिससे उनकी संख्या घटेगी और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न, जो कि चौथा नंबर का दिया हुआ है, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? तो यहाँ पर
देखिएगा पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्व हम देखेंगे। सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं और मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 14। वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषता बताइए बोला है ना, विशेषता लिखने को। तो हम यहाँ पर देखते हैं विशेषता में हम पहले लिखेंगे वन अभयारण्य की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण होता है और मानव सीमित गतिविधियाँ, मतलब मानव के द्वारा जो वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वह सीमित होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता, यहाँ सख्त संरक्षण होता है और मतलब कि रूल्स काफ़ी रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर। और दूसरा है मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं, है ना, वहाँ पर मानव की जो गतिविधियाँ हैं उन पर रोक है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगली विशेषता जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। ठीक है, तो यहाँ पर जैव मंडल विविधता का संरक्षण होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं निम्न तालिका में लिखिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जिले में या प्रदेश में या देश में जो भी है राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभयारण्य है ना, या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो उसको यहाँ पर दर्शाना है तालिका में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है तालिका में पहला यहाँ संरक्षित क्षेत्र है, फिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर यहाँ पर दिया हुआ है वन्य जीव अभयारण्य और यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोष्टक में आपके ज़िले में, प्रदेश में और देश में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, अच्छे से देख के आप भर लीजिएगा इसको। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, आप और देख के भर लेना। ठीक है, आप अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का, है ना। एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यदि यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहे तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। विद्यालय में खपत प्रतिवर्ष 4 टन कागज है, अतः 1 टन कागज के लिए खपत 17 वृक्ष। ठीक है, अतः 4 टन कागज के लिए खपत 17 गुणित 4 करेंगे तो यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय को 68 वृक्ष प्रतिवर्ष लगाना होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो यहाँ पर आप कागज की बचत कैसे, किस प्रकार कर सकते हैं ना विद्यालय में, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पहले में है कार्यालय में बेकार व छोटे पेज का उपयोग करना, फिर दूसरे में दिया है दोनों तरफ के कागज का उपयोग करना, और तीसरे में पुनर्चक्रण के केंद्र स्थापित करना। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 1। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर में आप देख सकते हैं पौधे हैं, पौधे में तुलसी है, गुलाब, चमेली, मीठी नीम और बबूल, पीपल है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जीव में दिया है गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, तो ये सब आप देख के यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं जो संरक्षित क्षेत्र है ना, उसके बारे में आप यहाँ पर तालिका बना हुआ है, तालिका में लिखा हुआ है, वह आप देख के और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभयारण्य है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप इसको देख के अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक है,
अब देखते हैं अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ दिया हुआ है प्रोजेक्ट दूसरे में देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए, है ना। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, वनों की अत्यधिक कटाई के कारण, है ना, शहरीकरण है, कृषि विस्तार है, उद्योग और कारखानों की स्थापना और लकड़ी ईंधन की बढ़ती मांग, अवैध कटाई। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, वनों की कटाई मतलब कि वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, है ना। तो उत्तर देखिएगा, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, वायु और मृदा प्रदूषण, वन्य जीवों का आवास नष्ट होना, जैव विविधता की कमी, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि। ठीक है, तो ये हमारा आज का अध्याय कंप्लीट हो चुका है और अगले अध्याय के लिए अगले प्रश्न उत्तर के साथ हम अगले वीडियो पे मिलेंगे। ठीक है, बाकी के और भी अगर आपको बाकी के जो पिछले पार्ट हैं वो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।